हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के 5वें सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 4 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट भी मिलेगा, ग्रुप डी स्पेशल सेट करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मैथ और रीजनिंग के सभी सेट आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आ जाइए, आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और आज हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन, लेकिन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो कुछ और कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आ जाइए, शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जो पहला क्वेश्चन है वह आपका ज्योमेट्री टॉपिक से है और यह आपका सर्किल से है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, पूछा जाता है। हमें यहाँ पे बताना इस क्वेश्चन में एंगल QSR का वैल्यू, यानी इस वाले एंगल का मान हमें बताना है। इस क्वेश्चन में हमें इस वाले एंगल का वैल्यू बताना है। गौर से एक चीज़ आप समझिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी सर्कल है, इस तरीके से कोई भी हमारा एक सर्कल है, यह केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु पे एक कोण हम बना दिए किसी भी चाप के द्वारा। जैसे चाप AB ले लिए, 2 चाप हम AB ले लिए और इस चाप के द्वारा यहाँ पे कोण बना दिए और इसी चाप के द्वारा यहाँ परिधि पे हम कोण बना दिए। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। उस केस में क्या होगा कि यहाँ जो कोण बनेगा इस वाले कोण का 2 गुना यहाँ वाला कोण होगा। यानी कि हमेशा सेम चाप के द्वारा अगर केंद्र बिंदु और परिधि दोनों स्थान पर कोण बने तो परिधि पर जो भी कोण बनेगा उसका 2 गुना केंद्र बिंदु पर वाला कोण होगा। तो उस केस में क्या होगा ना कि अगर केंद्र बिंदु का कोण देगा तो परिधि का कोण निकालना पड़ेगा, तो हम उसको आधा कर देंगे, या परिधि वाला एंगल देगा इसको 2 गुना कर देंगे तो केंद्र बिंदु का कोण निकल जाएगा। अब इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेम केस यहाँ भी तो हो जाएगा, ऐसे अगर है कहीं पे तो यह भी तो वही चीज़ होगा ना, है ना। किसी भी तरफ से देखिए, इस चाप के द्वारा केंद्र बिंदु पर कोण बन रहा है और इसी चाप के द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है, तो केंद्र बिंदु पे जो कोण बनेगा वह परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि यहाँ वाले कोण का माप क्या होगा, तो सेम चाप के द्वारा, देखिए चाप तो यही है QR, इसी चाप के द्वारा केंद्र बिंदु पे भी कोण बन रहा है और परिधि पे भी कोण बन रहा है। तो इस वाले कोण का, यहाँ जो भी कोण बनेगा उस कोण का आधा इस वाले कोण का माप हो जाएगा। अब यहाँ वाला कोण का माप हमें पता करना है। अब इस कोण का माप देखिए हम कैसे पता लगाएंगे। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जैसे इस वाले कोण, इस वाले कोण, इस वाले कोण और इस वाले कोण, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360। बात अगर हम त्रिभुज की करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग निकालना होगा तो एक फॉर्मूला पॉलीगन में हमने आपको पढ़ा रखा है, n-2 × 180 डिग्री। n के स्थान पर नंबर ऑफ साइड्स डालेंगे, इससे हमें क्या निकल जाएगा, किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग। लेकिन त्रिभुज का, चतुर्भुज का तो हमें पता ही होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360। अब आगे देखिए, अब चतुर्भुज से क्या लाभ होगा समझिएगा। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो देखिए Q से लेकर के O तक एक भुजा, O से लेकर के R तक दूसरा भुजा, उसके बाद R से लेकर के P तक तीसरा भुजा और P से लेकर के Q तक चौथा भुजा, यानी 4 भुजा है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या, QORP एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो एक कोण तो हमें पता है यहाँ पे 50 डिग्री। इस वाले कोण का माप क्या होगा, तो यह वाला कोण का माप आपका 90 डिग्री होगा, इस वाले कोण का माप भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए P से लेकर के R तक यह एक स्पर्श रेखा है। जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो PR स्पर्श रेखा है और केंद्र बिंदु से जब भी स्पर्श को मिलाते हैं तो 90 डिग्री पे मिलता है। तो PR भी एक स्पर्श रेखा है और PQ भी एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा के द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री, केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाएंगे तो 90, तो यह 90, यह 90, 180। अब यह 180 हो गया, तो अब इस दोनों एंगल को मिला के 180, तो यह 50 है, तो यह कितना होगा, 130 डिग्री होगा। यह बात आप समझ पाए होंगे। 90, 90, 180, 180 और 50 कितना हो जाएगा आपका 230। 230 में 130 जोड़ेंगे तभी तो 360 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अब जब यह वाला एंगल 130 हो गया तो इसका आधा यहाँ वाला एंगल होगा तो 65, तो 130 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो इस वाले एंगल का वैल्यू आपका 65 डिग्री हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी आपको वक्त नहीं लगेगा। यह जो स्पर्श रेखा है
केंद्र बिंदु से जब स्पर्श को मिलाएंगे तो यहाँ 90, यहाँ भी 90, अब 90 90 50 मालूम है, चतुर्भुज के 4 कोनों में से 3 कोण मालूम है, तो चौथा कोण तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, और चौथा कोण का माप मालूम होगा तो केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण का आधा यह वाला कोण होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते रहिएगा, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यह आपका क्वेश्चन माध्य से है, आप इसको औसत भी कह सकते हैं। माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। बोला है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के द्वारा, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है 40 है, 40 छात्रों के द्वारा किए गए अंकों का माध्य 72.5, माध्य 72.5 है। कितने छात्रों का? 40 छात्रों का। माध्य निकाला कैसे गया होगा, औसत कैसे निकाला गया होगा? माध्य या औसत दोनों एक ही चीज होता है। तो माध्य या औसत कैसे निकालते हैं हम लोग? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, इसी विधि से तो हम लोग माध्य निकालते हैं ना, या औसत निकालते हैं। तो 40 छात्रों के अंकों का माध्य दिया गया है 72.5, यानी कि सभी 40 स्टूडेंट्स के नंबर को जोड़ करके और उसमें भाग किया होगा 40 से, तब इतना आया। लेकिन देखिए बाद में यह पता चला कि गलती से, अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एवरेज में भी ऐसा क्वेश्चन, माध्य के साथ भी और औसत के साथ भी, दोनों जगह ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोनों एक ही चीज है, इसलिए एक ही मेथड से बनेगा। गलती से एक छात्र ने 84 के जगह 48 लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यह जो माध्य निकाला गया है यह सही माध्य नहीं है, क्योंकि इस माध्य में क्या किया कि माध्य कैसे निकाला गया होगा, सभी 40 स्टूडेंट्स के नंबर को जोड़ करके और 40 से भाग करके निकाला गया होगा। लेकिन 40 में से 39 छात्रों का नंबर तो सही से ऐड किया गया, बट एक छात्र का नंबर 84 था, 84 के जगह कितना लिखा? 48 लिखा। अब सोचो आप कि 84 के जगह अगर हम 48 लिखेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा? योग में तो कमी हो जाएगा। सही 84 है, इसके जगह हम 48 लिख रहे हैं। कितना का कमी होगा? तो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, यानी कि योग में कमी हो गया है 36 का। योग में कमी कितना का हो गया है? 36 का। मतलब यह जो औसत है यह सही औसत नहीं है, क्योंकि इसमें एक संख्या में गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हुई है? 84 के जगह 48 लिखा गया, तो कम लिखा गया ना। हाँ सर, कम कितना? कम 36। इसका मतलब कि योग में 36 का कमी। अब योग में 36 का कमी है तो माध्य में कितना का कमी? तो कितने छात्रों का है उससे भाग कर लीजिए, तो यह माध्य में कन्वर्ट हो जाएगा, औसत में कन्वर्ट हो जाएगा। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माध्य में। तो योग में इतना का कमी, यानी कि माध्य में यही कमी हो गया होगा। तो माध्य में इतना का कमी है, यानी जो माध्य पहले से निकाला गया उसमें इतना का कमी है, तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो सही माध्य निकल जाएगा। अगर कमी होगा तो उसमें जोड़ेंगे तब सही माध्य निकलेगा, और अगर वृद्धि हो जाए उसके इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे तब सही माध्य निकलेगा। तो योग में इतना का कमी है, इसका मतलब है कि माध्य में कितना का कमी? तो 36 बट्टा 40, 40 छात्र है तो 40 से भाग करेंगे, माध्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और माध्य में इतना का कमी है तो इसको ऐड करेंगे तब जाकर के सही माध्य आपका निकलेगा। अब निकाल लीजिए, 4 से काटिए, 4 नामा 36, 4 दहाई 40, 9 बट्टा 10 यानी 0.9। तो 72.5 में हमें क्या ऐड करना है? 0.9। 9 में 10 से भाग करेंगे, यही होगा। 5 में 9 ऐड करेंगे, 9 5 14, 4 हासिल, 1 पॉइंट है तो पॉइंट 72 और 1 73, यानी 73.4। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका सही माध्य हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्या करना था हम इस क्वेश्चन में? देखो सिंपल सा एक चीज देखना है कि 84 के जगह 48 लिख दिया गया, मतलब कितना कम लिखा है? 36 कम लिखा है। तो योग में 36 का कमी, माध्य में कितना का? तो 36 बट्टा 40 का, यानी 0.9 का। माध्य में जो कमी है इसको बस इसमें ऐड कर दीजिएगा तो सही माध्य आपका निकल जाएगा। तो एवरेज एरर या माध्य एरर के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, सर्कल से है। इसमें देखिए जैसे यह हमारा अगर कोई वृत्त है तो परिधि के कोई दो बिंदु को मिला देंगे तो यह जीवा कहलाएगा। परिधि के कोई दो बिंदु को हम मिला देंगे तो यह क्या कहलाएगा? जीवा। तो यहाँ पे 2 जीवा हम बना दिए, ठीक है। अलग से एक एग्जांपल लिए हैं, ए बी और सी डी। अब वृत्त के 2 जीवा ऐसे है कि यह एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहा है, यह केंद्र पे नहीं किसी बिंदु पे काट रहा है। मान लीजिए ई बिंदु पे काट दिया एक दूसरे को। इस केस में क्या होता है कि जब भी वृत्त की 2 जीवा एक दूसरे को काटेगी तो उसके दोनों भाग का गुणनफल, किसी एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर हो जाता है। जैसे इसका एक भाग ए से लेकर के कहाँ तक? ई तक, मतलब ए ई गुना इसी जीवा का दूसरा भाग बी से लेकर के ई तक, यानी बी ई। एक जीवा के दोनों पार्ट का जो गुणनफल होगा वह दूसरा जीवा के दोनों पार्ट, तो दूसरा जीवा क्या है? सी ई, और दूसरा पार्ट इसका डी, इसके बराबर हो जाएगा। यानी किसी एक जीवा के दोनों पार्ट का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों पार्ट के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ई पे काटा है ना, तो ए से लेकर के ई तक का गुणनफल क्या होगा? ए ई
गुना दूसरा पार्ट क्या है, ई से लेकर के बी तक, बी ई, तो ए ई गुने बी जो है वह दूसरे जीवा सी ई गुना डी ई के क्या है, बराबर है। एक जीवा के दोनों पार्ट का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों पार्ट के गुणनफल के बराबर। अब वैल्यू देखिए दे रखा है, ए ई का कितना 4, तो ए ई के जगह हम 4 लिख देंगे। बी ई का वैल्यू देखिए कितना है 15, तो बी ई के जगह हम 15 लिख देंगे। इज इक्वल टू सी ई का मान देख लीजिए कितना दे रखा है, सी ई का मान 2.5, तो 2.5 कर लीजिए, इंटू डी ई का मान, तो डी ई का मान तो पूछ रहा है तो इसको हम x मान लीजिए, जिसका मान पूछा है उसको x मान लीजिए। क्वेश्चन को हम कर लेंगे सोल्व। पॉइंट अगर हम हटा दे, पॉइंट हटा देंगे तो बट्टा में 10 होगा, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 दूना 10, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 तिया 6 चौके 24, 24 बराबर x, यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को अंतः रूप से काटे, अंदर में काटे, उस केस में एक जीवा के दोनों पार्ट का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों पार्ट के गुणनफल के इक्वल हो जाएगा। बाकी इन चारों भाग में से किसी एक भाग का वैल्यू पूछ लेगा, उसका मान आप निकाल लीजिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समबाहुभुज, एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 10 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या। देखिए किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जितना भी बाहर में कोण बनेगा उन सभी कोण का माप 360 डिग्री। तो सभी कोण के माप में एक कोण के माप से अगर हम भाग करते हैं तो इससे क्या निकलेगा, भुजाओं की संख्या निकलेगा। यानी इस बहुभुज में कुल मिला के कितना भुजा होगा, 36 भुजा होगा। क्योंकि कोई भी पॉलीगन लीजिए, चाहे तो आप त्रिभुज लीजिए या चतुर्भुज लीजिए या पंचभुज या 10 भुज, कोई भी लीजिएगा, उसके अंतः कोण का माप तो अलग अलग होगा, लेकिन सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे पॉलीगन कोई भी हो, बहुभुज कोई भी हो। तो सभी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 10 डिग्री है और सभी बाह्य कोण का योग 360। तो सभी बाह्य कोण के योग में प्रत्येक कोण के माप से भाग करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, उससे निकलेगा भुजाओं की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है cos -780 डिग्री का मान। cos -780 डिग्री का मान हमें बताना है। तो पहले तो हम आपको यह बता दें कि cos -थीटा प्लस cos थीटा होता है, और cos के साथ साथ यह लागू कहाँ पे होता है, सेक में भी। सेक माइनस थीटा यह भी क्या होता है, सेक थीटा होता है। मतलब माइनस के बावजूद कॉस और सेक किस फॉर्म में आता है, प्लस में आता है। माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब क्वाड्रेंट आप अच्छे तरीके से समझिएगा, और हमने समझाया भी है कई वीडियोस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब यह होता है, हम एक प्लेलिस्ट भी आपका बना हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल का, जहाँ पे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो लाइव क्लास में हमने आपको पढ़ाया है उसका आपको लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं त्रिकोणमिति के। तो cos माइनस थीटा का मतलब होता है, माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो cos माइनस थीटा प्लस cos होगा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक होगा, लेकिन इसके अलावा साइन के साथ माइनस रहेगा तो माइनस cos, tan के साथ माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि cos और सेक के साथ अगर माइनस होगा फिर भी क्या हो जाता है, या प्लस हो जाता है। तो cos -780 डिग्री का मतलब क्या हुआ, cos 780 डिग्री ही हुआ, माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, यह आपका ऑलरेडी प्लस होगा। अब हमें जो वैल्यू पता होता है वह तो वैल्यू हमें 90 डिग्री तक ही पता है, उससे आगे का तो वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे ना कि इसमें से जितना 360 निकलेगा उसको निकाल लेते हैं। तो 360 दूना 720, 360 इसमें से निकल जाएगा ना, 360 तिरिक 1080 ज़्यादा हो जाएगा, 360 दूना 720, तो 360 दूना 720 प्लस 60 डिग्री 780 डिग्री हो जाएगा। क्या 780 के लिए हम इतना लिख सकते हैं, 360 गुना 2 प्लस 60 डिग्री, हाँ सर लिख सकते हैं। और 360 का मतलब होता है 0, तो 0 गुने 2 यानी यह कंप्लीट क्या हो गया, 0। यानी हमें किसका वैल्यू निकालना है, cos 60 का, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हमारा आंसर 1/2 हो जाएगा। हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 डिग्री। तो अगर 360 है तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, दोनों एक ही लाइन पे आ जाता है। तो 360 यानी 0, 0 गुने 2 0 हो जाएगा। मतलब हमें अल्टीमेटली cos 60 डिग्री का ही मान निकालना था, और cos 60 का मान 1/2। जैसे ही 90 के नीचे आएगा, 90 तक में आएगा, तो वहाँ पे तो हम वैल्यू निकाल ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस या क्वेश्चन है। एक स्तंभ के छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। स्तंभ यानी कि कोई भी जो आपका मीनार है उसके छाया की लंबाई। तो देखिए यह आपका मीनार का लंबाई हो गया, इस तरीके से हमेशा मीनार बनेगा आपका, ठीक है। और छाया उसका क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। आप देखिएगा कि आपका छाया बिल्कुल आपके पैर के पास बनता है। तो यह मीनार का लंबाई, यह छाया की लंबाई।
अब बोला है कि 24 मीटर कम हो जाती है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह मीनार है तो इसके छाया की लंबाई पहले यह था, अगर हम इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं तो पहले छाया का लंबाई B से लेकर के कहाँ तक था, C तक था। अगर हम इसको A मानते हैं तो AB मीनार का लंबाई इसके छाया का लंबाई B से लेकर के C तक था। लेकिन जब सूरज का उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया, पहले 30 डिग्री था, पहले कितना था 30 डिग्री। हमेशा छोटा एंगल जो होगा ना उसको दूर लिखिएगा, बाद में लिखिएगा, और बड़ा एंगल जो होगा उसको पहले लिखिएगा, क्योंकि जितना करीब आएंगे 90 के करीब आएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाएंगे एंगल घटता जाएगा। तो छोटा एंगल को दूर लिखेंगे, बड़ा एंगल को समीप लिखेंगे, इसके लंब के समीप लिखेंगे। तो जब 30 से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया तो छाया का लंबाई कितना कम हो गया 24 मीटर। तो पहले छाया यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, अब इतना कम हो गया, मतलब कि 24 मीटर छाया का लंबाई कम हो गया। पहले छाया कहाँ से कहाँ तक बनता था, B से लेकर के C तक, लेकिन जब 30 से 60 डिग्री हुआ तो अब छाया कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है, अब छाया आपका यही इतना बन रहा है, मतलब लंबाई में यही कमी आया। तो लंबाई में कमी कितना का आ गया है 24 मीटर का आ गया है, यही तो क्वेश्चन में दिया है। तो बोला है स्तंभ की लंबाई यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, इसको हम h मान लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन में क्या करता है कि या तो इसका लंबाई देगा और इसका लंबाई पूछेगा जैसा इस क्वेश्चन में किया है, या फिर इसका लंबाई देगा और इसका लंबाई पूछेगा। इसको हम लोग हमेशा D से डिनोट करते हैं। दोनों एंगल बनाने वाले पॉइंट के बीच की दूरी को, जहां जहां से एंगल आपका बन रहा है, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। और एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, बहुत सिंपल वे में निकल जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1, इसको समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, फिर और शॉर्ट इसका फॉर्म बताते हैं, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, यह आपका फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए D के जगह हम क्या रखेंगे, तो D के जगह हम रखेंगे 24, तो D के जगह आप रखिए 24 इन बराबर H, तो H का वैल्यू तो नहीं पता है। कॉट थीटा 1 तो पहले थीटा का मान 30, तो कॉट 30 का मान क्या होता है √3 होता है, माइनस दूसरे थीटा का वैल्यू 60, तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। किसी को पहले किसी को बाद में आप लिख सकते हैं, बस वैल्यू नेगेटिव मत करिएगा। कॉट 30 √3, कॉस 60 1/√3। अब आगे देखिए 24 को तो हम 24 ही लिखेंगे बराबर H इंटू, अब यहाँ कैलकुलेशन करिए, ब्रैकेट का मतलब गुना, √3 से √3 में गुना 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/√3, यही होगा। अब आगे देखिए 2 से अगर इसको आप काटते हैं तो कितना हो जाएगा 12, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 12√3 H का वैल्यू हो जाएगा, √3 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो √3 गुना 12 यानी 12√3 H का वैल्यू, H यानी कि स्तंभ की लंबाई मीनार की लंबाई 12√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प D हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प D हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए 30 और 60 दिया है ना, तो D बराबर यानी 24 H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, कॉट 30 यानी √3 माइनस 1/√3, इसको अगर कैलकुलेट करिएगा तो 2/√3 ही होगा। जब 30-60 का मामला हो तो H गुणे 2/√3 ही होगा। बस अब यहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 गुणे √3 यानी कि 12√3, यही आपका H का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। दोनों एंगल बनाने वाले पॉइंट के बीच की दूरी को हम D से डिनोट करेंगे, मीनार की ऊंचाई को, मीनार की लंबाई को हम लोग H से डिनोट करेंगे, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका DI से है। यहाँ पे देखिए दिया गया है एक व्यक्ति का आय नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। यदि उसका कुल आय 3,60,000 रुपए है तो उसके दूसरे सप्ताह का आय, देखिए हमें क्या बताना है, उसके दूसरे सप्ताह का आय। देखिए पहले सप्ताह का आय देखिए इतना है 90 डिग्री, दूसरे सप्ताह का आय है 120 डिग्री, तीसरे सप्ताह का 105, चौथे सप्ताह का 45। उसी चीज को यहाँ पे भी दर्शाया गया है। हमें क्या बताना है, दूसरे सप्ताह का 360, देखिए 3,60,000 क्या है आपका, 3,60,000 जो है उसका कुल आय है, और यहाँ कुल आय को डिग्री में दर्शाया गया है, तो डिग्री में पूरा मिला के 360 डिग्री, यानी कि कुल वैल्यू जो है वह कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री से भाग करेंगे तो 1 डिग्री का मान निकल जाएगा। टोटल वैल्यू को डिग्री के रूप में जब दर्शाया जाए तो टोटल को आप ऐड करिएगा तो 360 डिग्री, क्योंकि पूरा जब वृत्त कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। अब
तो यह टोटल वैल्यू है यानी कुल आय, इसमें 360 डिग्री से भाग करेंगे तो 1 डिग्री का मान निकलेगा। हमें बताना है दूसरे सप्ताह का यानी 120 डिग्री का मान, तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 120 डिग्री से गुना करेंगे, 120 डिग्री का मान निकल जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में ना 360 डिग्री का कुल आय मतलब 360 डिग्री का वैल्यू दिया था और दूसरे सप्ताह का आय मतलब कि 120 डिग्री का मान पूछा है। तो जिसका वैल्यू देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। 120 दिया 360 डिग्री भी कैंसिल, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बाकी जो भी जीरो है लिख लीजिए, यानी 1,20,000 आपका दूसरे सप्ताह का आय हो जाएगा। तीसरा का पूछता तो 105 से गुना करते, चौथा का पूछता तो हम 45 से गुना करते, आंसर आपका आ जाता। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हमें बताना है इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री ज्ञात करिए। तो जो अधिकतम पावर होता है वह डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए अलग से हम लिख रहे हैं 2x³ है, कहीं 3x² है, इस तरीके से है और y है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद का डिग्री बताइए तो अधिकतम पावर देखिए कहाँ पे है, अधिकतम पावर यहाँ पे है तो यही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ऐसे लिखे 2x⁴ प्लस 3x², y का पावर यहाँ पे 5 प्लस y, इस तरीके से लिखिए। अब इस पॉलिनोमियल का अगर आपसे डिग्री पूछा जाए, एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम 3 लिख दिए। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री आपसे पूछा जाए तो देखिए अधिकतम पावर हमें कहाँ दिख रहा है 4, लेकिन अगर वेरिएबल कहीं गुना में रहे, जैसे x y यहाँ पे गुना के रूप में है, तो इस पूरे का देखिए डिग्री क्या होगा, तो बेस सेम रहता है, गुना में रहता है तो पावर हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ भी हम लोग पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे डिग्री निकालने के लिए। तो x और y गुना में है तो इस पूरे का डिग्री 2 और 3 5 होगा, गुना मत करिएगा, जोड़िएगा, 2 और 3 5। तो यहाँ डिग्री 5 है, यहाँ डिग्री 4 है, तो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी हम लोग लागू करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। इस पर्टिकुलर पार्ट का जो डिग्री होगा 5, यहाँ 4 और यहाँ पे तो 0 है, यानी कि अधिकतम जो डिग्री है वो कितना है, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना, 5 होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से x³ और y⁴, इसका डिग्री बताइए, तो पावर को ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7। जब वेरिएबल गुना में रहे तो पावर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 7। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे रहा है x² या x⁸ x⁵ इंटू y⁴ प्लस 3, इसका अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो यहाँ पे 8 है पावर और यहाँ पे इसका 5 है, इसका 4 है, गुना में है तो 5 और 4 9, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से है, यानी कि मानक विचलन आपको बताना है इन आंकड़ों का। तो मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण, यानी जब भी आपको मानक विचलन निकालना पड़े ना, तो आप क्या करिए, पहले प्रसरण निकाल लीजिए। मानक विचलन अगर आपको निकालना हो तो आप प्रसरण निकालिए और उस प्रसरण का कर लीजिए रूट अंडर, और जब भी रूट अंडर करिएगा तो वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, इसलिए आप कर लीजिए मॉड, यानी जो वैल्यू आएगा उसमें से नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो जनरली क्वेश्चन में क्या करता है कि प्रसरण दे के मानक विचलन पूछता है तो हम सीधे अंडर रूट करेंगे, या मानक विचलन दे के प्रसरण पूछेगा तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर। तो मानक विचलन का स्क्वायर प्रसरण होता है और प्रसरण का अंडर रूट मानक विचलन होता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सीधे आंकड़ा दिया गया है और इन आंकड़ों का हमें बताना है मानक विचलन। तो मानक विचलन डायरेक्ट संख्याओं से निकालने के लिए पहले हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य यानी कि औसत, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो 11 7 18 10 28 13 31 9 50 बट्टा 1 2 3 4 5, आंकड़ों का योग 50 बट्टा 5, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा 10। ठीक है। पहले क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। माध्य हो गया 10। अब देखिए प्रसरण कैसे निकलता है। प्रसरण निकालने का तरीका यह है कि माध्य में से प्रत्येक संख्या को बारी बारी से घटाएंगे और उसका करेंगे स्क्वायर। तो 10 में से 11 माइनस करिए 1, 1 का स्क्वायर 1। 10 में से 7 माइनस करिए 3, 3 का स्क्वायर 9। 10 में से 10 माइनस करिए 0, 0 का स्क्वायर 0। फिर 10 में से 13 माइनस करिए 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर 10 में से 9 माइनस करिए 1, 1 का स्क्वायर 1। यानी क्या करना है, इसमें से माध्य में से प्रत्येक संख्या को बारी बारी से घटाएंगे और उसका करेंगे स्क्वायर। 10 माइनस 11 माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस में भी आएगा तब तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। आगे देखिए,
10 में से 7 माइनस किए 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 10 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 3 13, 3 3 10 में से 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अरे माइनस प्लस कुछ भी होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे और जितने संख्याओं का आपने क्रिया किया है बस उतना से भाग कर लीजिए। इससे क्या निकल जाएगा आपका, इससे निकल जाएगा प्रसरण। ठीक है, चलिए 9 1 9 10 9 19 और 1 20, 20/5 यानी प्रसरण कितना हो गया 4। और प्रसरण निकल गया तो मानक विचलन क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण। तो प्रसरण कितना आया है 4, तो रूट अंडर 4 करिए मॉड के साथ, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से अगर सीधे संख्या आपका दिया जाए तो उसका प्रसरण निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने स्टैटिक्स पूरा का पूरा स्टैटिक्स पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें माध्य माध्यिका विचलन बहुलक परिसर जो भी निकालना है सब कुछ निकालने का तरीका आपको बताया गया है। आगे बढ़िए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें बताना है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 3.4 और 5.2 है, तो तीसरा भुजा का लंबाई क्या हो सकता है। एक चीज आपको हम बता दें कि कोई भी त्रिभुज लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम 3 4 5, एक त्रिभुज है 3 4 5, समकोण त्रिभुज ही है। अब जब भी त्रिभुज फॉर्म होगा तो वहां पे केस क्या होगा कि कोई दो भुजा का जो योग होगा, जैसे 3 और 4 7 जोड़ लिए 7, कोई दो भुजा का योग आप करिएगा हमेशा वह तीसरा से बड़ा होगा। कोई दो भुजा को जोड़िएगा वह हमेशा क्या होगा, तीसरा से बड़ा होगा। तो मान लीजिए तीसरा भुजा हमें नहीं पता है, तो एक चीज हम कह सकते हैं कि जो तीसरा भुजा होगा उसका मान 7 से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा कोई किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा, किन्हीं दो भुजाओं के योग से तीसरा भुजा का माप हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और अंतर से तीसरे भुजा का माप बड़ा होगा। इसका अंतर 3 4 में अंतर कितना का, 1 का, यानी जो तीसरा भुजा होगा वह तो 7 से छोटा होगा लेकिन 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए एक भुजा का माप क्या है 3.4 और दूसरा भुजा क्या है 5.2 है। इन दोनों का योग निकालिए कितना होगा, इस दोनों का योग 4 और 2 6 हो जाएगा और 5 और 3 8, यानी कि 8.6 से छोटा होगा। और अंतर निकालिए, एक भुजा 5.2 है, दूसरा भुजा 3.4 है। अंतर निकालना यानी कि माइनस करना है, 3.4 है, निकालिए देखिए कितना होगा। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, पॉइंट है तो पॉइंट। अब ये आपका 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि इस त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग 8.6 आया और अंतर 1.8 आया। 3 भुजा में से 2 भुजा दिया है तो उन दोनों भुजा का योग इतना और अंतर इतना, तो जो तीसरा भुजा होगा ना वह इससे ज्यादा होगा, अंतर से ज्यादा होगा और योग से कम होगा। तो तीसरे भुजा का माप x है तो x का वैल्यू 1.8 से बड़ा और 8.6 से छोटा होगा, तो आंसर विकल्प सी हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू बड़ा है 1.8 से और छोटा है 8.6 से। हमने आपसे क्या कहा अभी कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा, है ना, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरा भुजा से, और अंतर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा तीसरा भुजा से। तो योग निकालिए, अंतर निकालिए, तो जो तीसरा भुजा होगा वह इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, बस। और तीसरा भुजा x माना था, x का वैल्यू पूछा था कि क्या होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए क्या है। इंसुरेशन से यह क्वेश्चन है, बोला है 30 मीटर गुना 22 मीटर माप के आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़ा 2 फुटपाथ, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूरब से पश्चिम। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, यह आपका कोई आयताकार पार्क है। अब इसमें 2 रास्ता है, इसका लंबाई चौड़ाई देखिए कितना है 30 और 22, यानी कि लंबाई 30 गुने 22 यानी कि लंबाई 30 और चौड़ाई कितना 22। अब 2 रास्ता है, दोनों का चौड़ाई कितना मीटर है, 2 मीटर है, यही बोला है ना। चलिए 2 रास्ता बनाइए 2 मीटर चौड़ा। यह रास्ता 2 मीटर चौड़ा, एक उत्तर से दक्षिण है, एक पूरब से पश्चिम है, मतलब इसी तरीके से रास्ता होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, उन दोनों यदि मार्ग, अच्छा और देखिए वे दोनों एक दूसरे पार्क के मध्य में काटते हैं, बीच में एक दूसरे को काट रहा है। यदि मार्ग बनाने का लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर लागत कितना है मार्ग का, सिर्फ मार्ग का 15 रुपये प्रति मीटर, तो मार्ग निर्माण का कुल गणना करिए, कुल लागत का गणना करिए, यानी इस मार्ग को बनाने में कुल कितना लागत होगा। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 आयत आपका बना है, एक तो यह वाला आयत बना है, गौर से देखिए, एक यह वाला आयत बना है। अब इस आयत का लंबाई कितना होगा, तो इस आयत का लंबाई देखिए उतना ही होगा जितना इस त्रिभुज का, सॉरी इस आयत का, तो 30 लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ा तो 2 ही मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 2, मतलब आपने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब चलिए आप इस रास्ते पर चलिए,
इस रास्ते का देख लीजिए लंबाई क्या होगा, केवल इस रास्ते का देखिए लंबाई कितना होगा, यह तो चौड़ाई होगा ना, तो इस रास्ते का लंबाई देखिए 22 मीटर, जो आयत का चौड़ाई होगा उसी के बराबर ना, तो 22 मीटर और रास्ते का चौड़ाई तो 2 है, तो 22 गुना 2 प्लस 22 गुना 2। हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाले, तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत है, तो लंबाई कितना, यहाँ से यहाँ 30 है ना, देख लो यह 30 है तो यह भी 30 होगा, और यह चौड़ाई तो 2 मीटर दे रखा है, तो 30 गुने 2। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो यह लंबाई कितना 22 और चौड़ाई कितना 2, तो 22 गुने 2। अब इस रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालिए, इस रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालिए, बट यह वाला जो पार्ट है वह दोनों रास्ते में आ गया, तो इस पार्ट का यह जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 2 जगह है तो एक जगह माइनस कर लेते हैं। तो कितना माइनस करेंगे, तो देखिए 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यानी ऐसे में ना बीच में आपका वर्ग बन जाता है 2/2 का, जितना मीटर चौड़ा रास्ता होगा 2/2 का, तो 2 गुने 2 यानी कि 4 इस रास्ते का जो कॉमन पार्ट है उसका क्षेत्रफल हो गया, तो इसको माइनस कर लेंगे, इस रास्ते के क्षेत्रफल में इस रास्ते के क्षेत्रफल को ऐड करेंगे और बीच वाला को माइनस कर लेंगे, तो 30 गुने 2 प्लस 22 गुने 2 माइनस कर लेंगे 2 गुने 2 रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए कितना हो गया, 30 गुने 30 60, 22 गुने 2 44, 60 में 44 ऐड करेंगे 104, 104 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 100 वर्ग मीटर। अब 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से 100 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर और खर्च क्या लगता है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो 100 वर्ग मीटर का खर्च 15 गुने 100 यानी कि कितना हो जाएगा 1500। तो अब ऐसा क्वेश्चन है तो देखो बनाना कितना है, कैसे है, रास्ते का चौड़ाई 2 मीटर है ना, तो एक बार लंबाई गुने 2 करिएगा तो 30 गुने 2 60 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुने 2 करिएगा 22 गुने 2 44 हो जाएगा, और उसके बाद जो भी रास्ता चौड़ा होगा उसका स्क्वायर आप कर लीजिएगा 2 गुने 2 जो बीच वाला पार्ट होगा, बस कितना आ गया आपका 100 आ गया। 100 वर्ग मीटर आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से तो 15 गुना 100 यानी कि 1500 हो जाएगा। कई बार शेष भाग का भी क्षेत्रफल पूछता है तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल घटा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख चाप की लंबाई 11 मीटर। अब क्वेश्चन समझिए, जैसे यह आपका कोई सर्किल है, ठीक है, यह आपका कोई वृत्त है। अब यहाँ पे कोई एक चाप है, ये तो केंद्र बिंदु है, कोई भी चाप हम ले लेते हैं, चाप हम ले लिए, इस चाप का नाम ए बी हम दे दिए। अब चाप की लंबाई यानी हमें क्या बताना है, इस ए बी की लंबाई बताना नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। यह एक कोण है, इस कोण का माप नहीं दे रखा है, इसको हम थीटा ले लिए। चाप की लंबाई देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है 11 मीटर, तो 11 मीटर चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना मीटर है 11 मीटर है। पूरा चाप तो वही परिधि हो जाता है वृत्त का, पूरा अगर चाप की बात करें तो वही वृत्त का क्या हो जाता है परिधि हो जाता है, जो 360 डिग्री से कवर्ड होता है। अब पूछ क्या रखा है, पूछा है कि कथित केंद्रीय कोण का माप, यानी इस कोण का माप बताइए। तो किसी भी चाप का अगर आपसे लंबाई पूछे ना, कोई भी चाप का लंबाई आपसे पूछे तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है चाप की लंबाई का। देखिए चाप की लंबाई दे और थीटा पूछे या थीटा दे करके लंबाई पूछे, दोनों हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई होता है आपका पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, यही होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। जब भी चाप का लंबाई निकालना होगा तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे देखिए पूरा चाप यानी कि 360 डिग्री, तो पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और पूरा चाप कितना डिग्री से कवर होता है 360 डिग्री से, तो 360 बट्टा क्या लिखेंगे 360 लिखेंगे। तो इससे आपका यह क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, इसलिए परिधि 2 पाई आर बनता है। अब इसी फॉर्मूला से अगर हम इसको सीधे थीटा मानते हैं तो 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 2 से काटे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बना पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, जब भी चाप की लंबाई निकालना होगा तो पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। अब देखो आप चाप की लंबाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है 11 मीटर, तो इसका माप तो 11 हो गया। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। आर कितना दे रखा है, देखो तो यहाँ पे आर कितना दे रखा है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर के जगह हम 14 सेंटीमीटर इंटू थीटा का वैल्यू तो आपको निकालना है, बट्टा में 180 डिग्री है तो रहने दीजिए, थीटा का वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन को आप कर लीजिए सोल्व करिए। अगर हम काटे 11 से, ऊपर से ऊपर वाला करता है 11 दूना 22, 7 से काटेंगे 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 2 दूना 4 से काटेंगे 180 को कितना हो जाएगा या 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुना में, तो इधर 1 है 1 में 45 डिग्री से गुना तो 45 डिग्री, 45
ही तो होगा ना, 45 डिग्री बराबर इधर क्या बचा है थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे तो आपसे थीटा का वैल्यू पूछे या फिर इस चाप का लंबाई पूछे, फॉर्मूला हम लोग यही लगाएंगे पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, जहाँ पे आर का मतलब तो त्रिज्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है माना कि किसी घनाभ का आयतन भी है, ठीक है, पहले से घनाभ का आयतन क्या है भी है। अब इसकी लंबाई और ऊंचाई को दोगुना और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। अब देखो आयतन तो क्या है आपका भी है, क्लियर, आयतन क्या है भी है। अब आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही तो होता है ना। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है, क्लियर। अब क्या बोला है कि अगर इसकी लंबाई, आयतन आपका यही होता है, ध्यान रखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आगे किया क्या है, जो किया है वो हम करते जाएंगे। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को दोगुना, तो लंबाई के जगह 2 और ऊंचाई के जगह क्या लिखेंगे 2, चौड़ाई के जगह को हम छोड़ दिए हैं। अरे एच पहले आए या एच बाद में आए, एक ही बात है। लंबाई ऊंचाई को दोगुना, तो लंबाई को दोगुना ऊंचाई को दोगुना, और चौड़ाई को आधा, चौड़ाई को क्या किया है आधा, यानी कि 1/2। तो अब नया आयतन तो यही होगा ना, लंबाई दोगुना चौड़ाई दोगुना ऊंचाई, सॉरी लंबाई दोगुना ऊंचाई दोगुना चौड़ाई आधा कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आया 2 आया। 2 का मतलब क्या हुआ कि आयतन दोगुना हो जाएगा, मतलब आयतन पहले से भी था तो अब आयतन क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला के ऊपर ले जाना है। लंबाई दोगुना तो लंबाई की जगह 2, ठीक है, ऊंचाई दोगुना तो ऊंचाई की जगह 2, चौड़ाई आधा तो चौड़ाई की जगह आधा लिख दिए। अब आयतन क्या होगा, तो 2 से 2 काटिए, 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा, मतलब आयतन 2 गुना हो जाएगा। तो पहले से आयतन भी था तो अब आयतन क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। बस आगे बढ़िए। अब बोला एक समचतुर्भुज के घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है, 2 होता है। बात करें समचतुर्भुज का या समानांतर चतुर्भुज का या आयत का, इन सब के घूर्णी समरूपता का क्रम 2 होता है। जैसे घूर्णी समरूपता का मतलब होता है कि कोई भी आयत हम ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब इसको अगर हम रोटेट करें, अगर इसको हम घुमाएं तो कितना बार बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, वही इसके घूर्णी समरूपता का क्रम होता है। कितना बार या बिल्कुल एक जैसा दिखेगा वही क्या कहलाएगा, इसके घूर्णी समरूपता का क्रम कहलाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे हम ले लिए इसको, चलिए ठीक है। अब हम अगर इसको रोटेट करें पूरे 360 डिग्री पे अगर हम रोटेट करें तो देखिए कितना बार या बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, तो एक बार एक जैसा दिखा, फिर देख लीजिए फिर 360 डिग्री पे जब रोटेट होगा तो एक जैसा दिखेगा। मतलब इसको घुमाने पे सबसे पहले देख लीजिए, जैसे अगर ये आपका आयत है तो इसको हम रोटेट किए, अभी 90 डिग्री पे हुआ, अब 180 डिग्री पे हुआ, 180 डिग्री पे रोटेट करने पर यह बिल्कुल एक जैसा दिखा, और फिर इसको जब हम रोटेट किए 360 डिग्री पे फिर एक जैसा दिखा। मतलब किसी भी आकृति को जितना बार रोटेट करने पर, 360 डिग्री पर रोटेट करने पर जितना बार बिल्कुल एक जैसा दिखता है वही उसका घूर्णी समरूपता का क्रम होता है। तो आप याद ही रखिएगा कि आयत के घूर्णी समरूपता का क्रम 2 होता है, समानांतर चतुर्भुज का 2 होता है, समचतुर्भुज का 2 होता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज का 1 होता है। समलंब चतुर्भुज का कितना होता है, 1 होता है। समलंब चतुर्भुज आपका ऐसे बनता है, देखिए इस तरीके से बनता है ऐसे, तो इसके घूर्णी समरूपता का क्रम बिल्कुल पूरा 360 डिग्री पे घुमाएंगे तब ऐसा दिखेगा, तो 1 होता है। बाकी आपका अगर वर्ग की बात की जाए तो वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 360 डिग्री पर आप इसको रोटेट करिएगा तो 90 90 90 4 बार या बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम यहाँ पे हम लिख देते हैं, वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आयत का या समानांतर चतुर्भुज का या समचतुर्भुज का, इन सब के घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है, 2 होता है। समलंब की बात करें तो समलंब का और पतंग का भी पूछा जाता है कई बार, पतंग का इसके घूर्णी समरूपता का क्रम 1 होता है। और वृत्त की अगर बात की जाए तो वृत्त के घूर्णी समरूपता का क्रम अनंत होता है। चूंकि यह सर्कल है, इसको आप रोटेट करिएगा हर बार फिगर एक ही जैसा दिखेगा तो अनंत होता है। वर्ग का 4 होता है। आयत, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज इसका क्या होगा, 2 होगा। समलंब चतुर्भुज और पतंग का 1 होता है और वृत्त का अनंत होता है। इसी चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है घूर्णी समरूपता वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला है x बराबर 75 डिग्री के समरूपी प्रतिवर्त
y ज्ञात करिए। किसी भी कोण के समरूपी प्रतिवर्त कोण का माप निकालने के लिए 360 डिग्री में से माइनस कर लीजिए। तो 360 में से 75 माइनस करिए, कितना आता है देख लीजिए, 285 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 285 डिग्री। समरूपी प्रतिवर्त कोण निकालना होगा तो कहाँ से माइनस करेंगे, 360 डिग्री में से। संपूरक कोण निकालना होगा तो 180 डिग्री में से, और पूरक कोण निकालना होगा तो 90। ठीक है, समरूपी प्रतिवर्त 360 डिग्री में से माइनस करेंगे, संपूरक कोण बताना होगा तो 180 में से माइनस करेंगे, और पूरक कोण बताना होगा तो 90 डिग्री में से माइनस करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं और साथ में कुछ वैसे क्वेश्चंस देखे हैं जो अगर आप के सामने फर्स्ट टाइम आएगा तो शायद आप उसको बना भी नहीं पाए। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।